इटली के फसानो शहर में दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता इकट्ठा हुए हैं। अमीर देशों के सबसे बड़े संगठन G7 की यहां होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे हैं। यह पहली बार नहीं है जब भारत को इस संगठन ने गेस्ट के तौर पर बुलाया हो। 2003 से अब तक भारत 11 बार इस बैठक में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2019, 2021, 2022 और 2023 में इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। 2020 में कोरोना के कारण पीएम मोदी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए थे। भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है, फिर भी पीएम मोदी को बार बार बुलाया जा रहा है। यह भारत की बढ़ती ताकत की निशानी है। भारत का G7 समिट में बार बार बुलाया जाना भारत की शक्ति का द्योतक तो है ही, और हम ये भी देखते हैं कि लगातार 5 बार बुलाया गया, और 5 बार बुलाने का मतलब ये भी है कि भारत को अगर G7 अपना पार्ट नहीं बना सकता है, लेकिन उसका जो ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम है उसके लिए भारत एक सबसे ये यूँ कहें कि एबल कैंडिडेट है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो यह माना जा रहा था कि विदेश नीति उनकी सत्ता की सबसे कमजोर कड़ी होगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और रूस यूक्रेन जंग में सरकार के मजबूत स्टैंड ने मोदी को विदेश मामलों में भी बेहतर नेता साबित किया। वैक्सीन डिप्लोमेसी ने भी भारत की एक जिम्मेदार राष्ट्र की छवि को मजबूत किया। साथ ही उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। ऐसे में दुनिया के सबसे अमीर देशों के लिए भारत को इग्नोर करना आसान नहीं है। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहले विदेश दौरे के लिए रूस के विरोधी गुट G7 को क्यों चुना। G7 का शिखर सम्मेलन पहले से निर्धारित है, तो ये मानना सर्वथा उचित नहीं होगा कि मोदी जी अपने पहले ही कार्यकाल में G7 की समिट मीटिंग में गए। ये पहले से निर्धारित था, और मोदी जी का वहाँ जाना भी पहले से निर्धारित था, क्योंकि दुनिया के नेता ये सारे मान चुके थे कि प्रधानमंत्री मोदी फिर चुनकर आएंगे। दरअसल G7 एक ऐसा मंच है जहां से भारत को अपनी बात दुनिया के सबसे अमीर और विकसित देशों के सामने रखने का मौका मिलता है। तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे के लिए इटली को चुनने की सबसे बड़ी वजह G7 समिट का इटली में होना है। लेकिन G7 के लिए इटली जाने का मतलब ये नहीं है कि भारत ने रूस को लेकर अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव किया है। अगर पश्चिम के देश भारत पर किसी भी तरह से रूस से व्यापार न करने का दबाव बनाते हैं तो यकीनन भारत इसका विरोध करेगा। रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत पहले भी पश्चिमी देशों के कूटनीतिक दबाव को ठेंगा दिखा चुका है। पिछले 5 वर्षों से भारत को लगातार गेस्ट के तौर पर इस समिट में बुलाया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ तो इसे भारत के लिए G7 की परमानेंट मेंबरशिप के लिए मौके के तौर पर भी देखते हैं। अगर G7 की सदस्यता देखें तो आप देखेंगे कि 70 के दशक से जब से ये अस्तित्व में आई है तब से सिर्फ एक बार इसका एक्सपेंशन हुआ है, जब इस शताब्दी के शुरुआत में रूस को इसका सदस्य बनाया गया। लेकिन 2014 के बाद जब क्राइमिया का इन्वेजन हुआ और क्राइमिया को मिला लिया गया रूस में, तब से रूस को इससे बाहर कर दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि G7 इस स्थिति में है कि वो भारत को इस समय इंक्लूड कर पाए। G7 में भारत को बार बार बुलाए जाने की वजह दुनिया में इसका बढ़ता प्रभाव, जिम्मेदारी और आर्थिक ताकत है। 1980 के दशक में G7 देशों की जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी की करीब 60% थी। अब यह घटकर करीब 40% रह गई है। भविष्य में G7 के प्रभावशाली देशों का प्रभाव और कम होने की संभावना है। भारत G7 का नया सदस्य बन सकता है। इसकी कई वजहें हैं। रक्षा खर्च के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत की जीडीपी ब्रिटेन के बराबर और फ्रांस, इटली और कनाडा से ज्यादा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए G7 के देश दुनिया के हर बड़े मुद्दे को उसके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रभाव भी कम हो रहा है। भारत भी लगातार सुरक्षा परिषद की परमानेंट मेंबरशिप के लिए दावा ठोक रहा है। ऐसे में अगर भारत G7 का सदस्य बन जाता है तो उसके लिए सुरक्षा परिषद की राह भी आसान हो जाएगी और फिर दुनिया में भारत का डंका हर तरफ बजने लगेगा।